क्या आपने सुना है कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स एक हफ्ते में एशिया का भी अमीर तरीन शख्स ना रहे? क्या आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि अडानी ग्रुप का सवाल किस तरह इंडिया का सवाल बन पाता है। 5 दिन में गौतम अडानी के असासों में $41 बिलियन की कमी हो चुकी है। अडानी ग्रुप आज जहां भी उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हाथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सुना है कि एक रिपोर्ट के नतीजे में $90 अरब एक हफ्ते में डूब जाए? क्या आपने सुना है कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट से कोई एक हफ्ते में तीसरे से 15वें नंबर पर चला गया? क्या आपने सुना है कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स एक हफ्ते में एशिया का भी अमीर तरीन शख्स ना रहे? और अगर आपने नहीं सुना तो आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। भारत पर छाए गम के बादल अभी तक नहीं ढले, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हर गुजरते लम्हे के साथ साथ इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर के करोड़ों अरबों डूबते चले जा रहे हैं। और जो हाल जानते हैं वो बता रहे हैं कि पैसा डूबने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो इतनी जल्दी अब थमने वाला नहीं है, बल्कि भारत को डुबो कर दम ले सकता है। और इससे पहले मैंने आपको इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड और सबसे बड़े फ्रॉडिये गौतम अडानी के फ्रॉड की कहानी बताई थी। आज मैं आपको इसी कहानी के चंद मजीद पहलू बताऊंगा जो आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। आज मेरे पास फ्रॉड की मजीद तफसीलात के साथ इंडिया के मुस्तकबिल का भी नक्शा है, जो मोदी हुकूमत के लिए एक ड्रोना ख्वाब भी बन सकता है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि अडानी ग्रुप का सवाल किस तरह इंडिया का सवाल बनने वाला है, और फोर्ब्स मैगजीन कैसे हर घंटे बाद अडानी खानदान पे बिजलियां गिरा रहा है। और आज इस सब पर बात होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अमेरिकन रिसर्च कंपनी को रिपोर्ट आए, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पूरे इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बेचैनी की सूरत हाल है। स्टॉक मार्केट डूब चुकी है, लोग धड़ाधड़ औने पौने दामों शेयर्स बेच रहे हैं। अडानी खानदान के बैंक अकाउंट से पैसे झड़ते जा रहे हैं। सिर्फ 5 दिन में गौतम अडानी के असासों में $41 बिलियन की कमी हो चुकी है, और अडानी खानदान की कंपनीज की मार्केट वैल्यू में $90 बिलियन खत्म हो गए हैं। गौतम अडानी तीसरे अमीर तरीन शख्स से बाहर होकर 7 तक पहुंचे और पिछले 3 दिन में फोर्ब्स के मुताबिक और दुनिया के 15 अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त से भी बाहर हो गए। अब फोर्ब्स के मुताबिक वो तीसरे से 15वें नंबर पे आए, और इस तरह कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं। ऐन मुमकिन है अभी उन्होंने बहुत नीचे और जाना है। एशिया के अमीर तरीन शख्स का एजाज भी उनसे छिन चुका है। अब उनके रवायती हरीफ मुकेश अंबानी एक बार फिर से एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि मामूली सी रिसर्च कंपनी कई $बिलियन के मालिक खानदान को दिन में तारे दिखा देगी, उसे तिगनी का नाच नचाएगी। लेकिन ये हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट और अडानी खानदान की रविश रही है कि जो भी उन पर तनकीद करता है उसे चुप करा देते हैं। कुछ लोगों को पैसे दे के खामोश किया जाता है, कुछ को अदालत का रास्ता दिखाया जाता है, जज खरीदे जाते हैं, तनकीद करने वाले शख्स को ऐसा सबक सिखाया जाता है कि फिर तनकीद करने की जरूरत नहीं करता। पिछले दिनों में अडानी खानदान पर जिस जिस शख्स या सहाफ़ी ने तनकीद की वो अभी तक मुकदमा भुगत रहा है। जिन यूट्यूबर्स ने उन पर तनकीद की, इंडिया में उनका जीना हराम हो चुका है। और अडानी खानदान ने हिंडनबर्ग को भी खामोश करवाने की कोशिश की, उसे अदालत ले जाने की कोशिश की, सब बेकार हो गया। क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया की अदालतों से उनको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ये केस अमेरिकन अदालत में गया तो गौतम अडानी को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। इसलिए अडानी खानदान अमेरिका में केस नहीं कर रहा और सिर्फ ट्विटर पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। अडानी खानदान ने रिसर्च कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया कि ये इंडिया को नीचे दिखाने की साजिश है, इंडिया की सालमियत के लिए खतरा है, इंडिया को पीछे धकेलने की साजिश है, इंडिया की तरक्की के रोकने के बहाने और एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के जरिए कौम परस्ती का जामे उसको पहनाया जा रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि अडानी खानदान के पास मुँह छुपाने की कुछ जगह नहीं बची, और इन पर जिस तरह के संगीन इल्ज़ाम हैं उससे साबित होता है कि अडानी खानदान ही इंडिया की सालमियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। क्योंकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक अडानी खानदान ने सिर्फ एक साल में $49 बिलियन कमाए, और इस सारे पैसे स्टॉक मार्केट में किए गए फ्रॉड से कमाए गए। अडानी खानदान इस वक्त 2.5 लाख करोड़ कर्ज में डूबा हुआ है, और उन्होंने जितना बड़ा बिजनेस खड़ा किया वो सिर्फ कर्जा लेकर किया। कंपनी के एक हफ्ते में 5.5 लाख करोड़ डूब चुके हैं। अडानी ग्रुप पहले कंपनी बनाने के लिए बैंक से कर्ज लेता था, उस बाद उस कंपनी को चलाने के लिए मजीद कर्ज लेता था, और फिर मजीद कर्ज लेकर उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा जाता था। यानी अडानी खानदान का सारा कारोबार सिर्फ कर्जे पे चल रहा था। और है, अडानी खानदान ने सिर्फ इंडिया के बड़े बड़े बैंक से 80,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया है,
और अभी तक इसका 1% भी वापस नहीं किया गया। सादा अल्फाज में इसका मतलब है कि अगर कल को अडानी ख़ानदान की गफलत की वजह से उन्हें कारोबार में नुकसान होता है, उनका सारा पैसा डूब जाता है, तो अडानी ख़ानदान के साथ साथ इंडिया के बहुत बड़े बड़े बैंक जो हैं वो भी डूब जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनीज कंगाल हो जाएंगी, लाखों सड़क पे आ जाएंगे। और इस फ्रॉड की हकीकत की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक अडानी ख़ानदान अपने दिफा में ना तो किसी मुल्क में कोई केस उन्होंने किया और ना ही हिंडनबर्ग के सवालात का जवाब दिया गया। हिंडनबर्ग के बारे में बता दूं कि ये एक एयरशिप था, जहाज़ था, यानी वो बलून जो होता है। 1937 में ये तबाह हो गया था और इसके साथ ये एयरशिप एरा यानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। और इस कंपनी का नाम इस जहाज़ से मुतासर होकर रखा गया था। मार्केट में इंसानी फ्रॉड की वजह से बड़े घपलों को फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च के जरिए बेनकाब किया जाता है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को तबाह करने के लिए इस कंपनी का क़याम रखा गया, जो अब तक 45 से ज़्यादा कंपनीज के बारे में रिपोर्ट दे चुकी है और इसका कामयाबी का तनासब जो है 75% है। ये कई बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज को ज़मीन बोस कर चुके हैं और इसे नेट एंडरसन नामी शख्स चलाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये स्टॉक एनालिस्ट है, दुनिया के अमीर तरीन लोगों की करप्शन को बेनकाब करता है। और हिंडनबर्ग ने अडानी ख़ानदान से अपनी रिपोर्ट में टोटल 88 सवाल पूछे। उनमें सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि अडानी ख़ानदान ने कंपनियों के ऑडिट के लिए अपने ही बंदे रखे हुए जिसकी किसी किस्म की कोई अहलियत नहीं है, और अडानी कंपनियों के फ्रॉड का किसी किस्म का कोई सरकारी ऑडिट नहीं हो सकता। यानी अडानी ग्रुप अभी तक ये वाज़ह नहीं कर सका कि वो इंडियन बैंक्स को हज़ारों अरब का कर्जा कैसे वापस करेगा। अडानी ग्रुप ये भी नहीं बता सका कि इसके पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है जिसकी वजह से फ्रॉड किए बगैर जिसने सिर्फ एक साल में 50 अरब डॉलर की दौलत कमाई। और एक आम साल नहीं बल्कि कोविड-19 का साल था, जब दुनिया के अमीर तरीन लोगों की दौलत में अरबों डॉलर की कमी वाक़ई हो रही थी। आलमी मंडियाँ सुस्त हो चुकी थी और कारोबार बंद हो चुके थे। रशिया और यूक्रेन की जंग उरूज पे थी। ठीक उसी वक्त अडानी ख़ानदान के बैंक अकाउंट्स भरते जा रहे थे। इनके ग्रुप के शेयर्स में 3 साल में 820% इजाफा हुआ। अडानी फैमिली ये भी नहीं बता सकी कि गौतम अडानी का छोटा भाई राजेश अडानी, जो कुछ साल पहले एक फ्रॉड में गिरफ्तार हुआ था और जिस पर अभी तक फ्रॉड के कई मुकदमा थे, किस तरह अडानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। अडानी ग्रुप तो नहीं बता सका, लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ। अडानी ग्रुप आज जहां भी उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हाथ है। मोदी ने अडानी ग्रुप की हर बड़े प्रोजेक्ट में मावनत की। मोदी हुकूमत की मेहरबानी से अडानी ख़ानदान गुजरात में 20,000 एकड़ पर कायम इंडिया की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह बनाने में कामयाब हुआ। और ये इतनी बड़ी बंदरगाह कि इंडिया में सामान का 1/4 से भी ज़्यादा हिस्सा इस बंदरगाह से गुजरता है। ये सिर्फ एक है। और इसके अलावा इंडिया की 7 बंदरगाहें अडानी ग्रुप की मिल्कियत हैं। ये सारा कारोबार मोदी हुकूमत के दौरान बढ़ा और अडानी ग्रुप को मोदी हुकूमत में 2019 में इंडिया के में मौजूद 6 बड़े एयरपोर्ट संभालने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जबकि इस ग्रुप का इस काम में तजुर्बा बिल्कुल ज़ीरो था। और इस घपले और इसे कमाई का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि इन 6 एयरपोर्ट्स का ठेका अडानी ग्रुप को अगले 50 साल तक दे दिया गया। यानी कोई भी हुकूमत अडानी ग्रुप से ये एयरपोर्ट्स वापस नहीं ले सकती। नरेंद्र मोदी 2014 में जब इंडिया के वज़ीर आज़म बने तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक आने के लिए अडानी ग्रुप का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया। तो गौतम अडानी ने मोदी हुकूमत को इक़्तिदार में लाने और फिर मोदी हुकूमत कायम रखने के लिए अरबों रुपए की सरमायाकारी की और अभी तक सरमायाकारी जारी है। मोदी के बड़े बड़े जलसे, ये सारा कुछ अडानी का पैसा लगता है। तो गौतम अडानी मोदी को 2024 का इलेक्शन जितवाने की भी मनसूबा साजी कर चुके। उन्होंने फैसला किया है कि वो अगला इलेक्शन मीडिया के जरिए मोदी की झोली में डालेंगे। जो मीडिया ग्रुप उनको रोकने की कोशिश करेगा उसे खरीद लिया जाएगा। इस तरह गौतम अडानी ने फ्रॉड और धोखाधड़ी से इंडिया के सबसे बड़े चैनल एनडीटीवी को खरीद लिया। अब इससे मोदी अडानी गठजोड़ का साफ पता चलता है। ये भी पता चलता है कि अडानी ग्रुप के कारोबार की तबाही की वजह से मोदी हुकूमत क्यों सकते में, मोदी हुकूमत क्यों सर पैर मार रही है और अडानी ग्रुप को फ्रॉड के मुकदमों से बचाने के लिए कैसे इक़्तिदार के ऐवानों में नए जाल बुने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप के फ्रॉड का जितना मर्जी दिफा किया जाए या इस पर कौम परस्ती की चादर चढ़ाई जाए, ये फ्रॉड ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकता। इसे ज़्यादा छुपाने की कोशिश की जाएगी उतनी आवाज़ें आएंगी और आने वाले दिनों में अरबों डॉलर का ये फ्रॉड इंडिया की मसनूई तरक्की और मोदी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। लेकिन इस वक्त तक जब तक मैं वीडियो कर रहा हूँ तो गौतम अडानी, जो एक हफ्ता पहले $119 बिलियन का मालिक था, इस वक्त $50 बिलियन तक पहुँच चुका है। हो सकता है अगले वीडियो तक
ये बहुत नीचे हो। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़। क्या वजह है कि हादसात में किसी सूरत कमी नहीं हो रही? बदकिस्मत सूबा जिसमें 41 कीमती जानों का ज़या हुआ, उसके ऊपर ना कोई JIT बन पाई है, ना उसके ऊपर कोई सीरियस बात करने को तैयार है। महमूद अयाज ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। यहाँ तो ना कोई अपोजिशन है, ना कोई हुकूमत है, सभी एक सब पे बैठे हुए हैं। मुसाफिर बस उसको 160 में क्रॉस करके चली जाती है। आखिर नेशनल हाईवे कहाँ पे मरी हुई है, कहाँ सो रही है? में पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग भी हो रही थी। हमारे जो हुक्मरान है उनके कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के साबिक CM अलाउद्दीन मरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अफीफा, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मरी साहब, ये बताइएगा कि पेशावर के अंदर एक बहुत ही बड़ा सानिया तो हमने देखा, लेकिन बलूचिस्तान की हालत भी जो है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। वहाँ पे भी हमने देखा कि जी एक बहुत ही बड़ा हादसा जो है वहाँ हाईवे पे पेश आया, जिसमें कोई 41 के करीब जो है हलाकतें रिपोर्ट की गई हैं। तो वैसे तो हमने वहाँ पे बलूचिस्तान में हाईवेज़ की कंडीशन पे, हादसात पे बहुत सी बात की है, लेकिन आप ये बताइएगा कि क्या वजह है कि हादसात में किसी सूरत कमी नहीं हो रही? हमारे जो हुक्मरान हैं उनके कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही। एक तरफ दहशत गर्दी का मसला तो है ही है, लेकिन इस तरह के हादसात हो जाना, इनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया मैडम। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ, आपके चैनल का, कि कम से कम आपने तो इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत महसूस की, इस पे बात करने की ज़रूरत महसूस की। देखें, दोनों ही वाक़ियात बड़े हमारे लिए अफसोसनाक हैं, जो पेशावर का वाक़िया हुआ है, लेकिन अगर उसको मैं कंपैरिज़न करूँ अपने बलूचिस्तान के वाक़िए के साथ, तो कम से कम वो पेशावर का वाक़िया इतना तो हुआ कि उसका कोई एक FIR तो लॉन्च हुई, उसके ऊपर कोई JIT तो बनी, कोई इन्वेस्टिगेशन भी आगे उसकी चलने की कोई तवक्को है। लेकिन जो मेरा बदकिस्मत सूबा जिसमें 41 कीमती जानों का ज़या हुआ, उसके ऊपर ना कोई JIT बन पाई है, ना उसके ऊपर कोई सीरियस बात करने को तैयार है, ना क्यों वो लोग नहीं थे, वो इंसान नहीं थे। चलें, कोई अगर दहशतगर्दी में शहीद होता है या किसी रोड एक्सीडेंट में, जान तो दोनों की सांझी होती है, दोनों फैमिलीज को उसी तरीके से सफर करना पड़ता है जिस तरह के उन अपने प्यारों को खो करके करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मरी बलूचिस्तान में साहब, बेहिसी का आप आलम अपने अरूज पे है। इंसानी जान एक भी कीमती होती है कि अगर इंसानी जान किसी हादसे में चली जाती है तो उसके ऊपर ज़रूर तशवीश होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 41 से ज़ायद जाने के बावजूद बलूचिस्तान की तरफ किसी की तवज्जो क्यों नहीं जा रही? जी, ये गिला तो बलूचिस्तान को हमेशा से रहा है कि उसके मसाइल, उसके इंसिडेंट्स, उनके वाक़ियात उस तरीके से नेशनल मीडिया पे कवर नहीं होते हैं। अब ये गिला हमारा काफ़ी सालों का है और ये शायद अब ठीक होने का भी नहीं है, लिहाजा अब हमने ये गिला करना छोड़ ही दिया है नेशनल मीडिया से कि वो बलूचिस्तान को कवर करें या ना करें। कम से कम हमारा अब फोकस इस बात के ऊपर है कि बलूचिस्तान में जो सूबाई हुकूमत है, जो वहाँ की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो वहाँ पे बरसर इक़्तिदार लोग बैठे हैं, जहाँ पे आपको मैंने ये वो शेर की किन के शेर की तरह है कि एक ही सफ में बैठे हैं महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। यहाँ तो ना कोई अपोजिशन है, ना कोई हुकूमत है, सभी एक सफ पे बैठे हुए हैं और सब अपने इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। लेकिन इस तरह के वाक़ियात मीडिया तो मरकज की तरफ हम बाद में देखें, हमारे अपने सूबे में इसके ऊपर कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रही है। मैंने कल ही एक खबर मेरे नजरों से गुजरी कि चीफ सेक्रेटरी KPK को सैक कर दिया गया है इस इंसिडेंट के बाद। तो बलूचिस्तान में क्यूट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को नहीं बुला करके पूछा जा रहा है कि इसकी तहकीकात कौन करेगा, इसमें कसूरवार कौन होगा। वो 41 कीमती जाने जो उनको DNA की सूरत में शिनाख्त करके मिली है, जिनकी शिनाख्त भी काबिल शिनाख्त नहीं थी, कितना दलखराश वाकया है। इसके ऊपर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, इसके आगे तदारुक के लिए क्या होने जा रहा है, किस चीज की कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इन सारी चीजों को करने से रोक रही हैं। अभी तो हमें नेशनल मीडिया और मरकज की तरफ को बहुत दूर की बात है, हमारे अपने सूबे में कोई बिल मौजूद नहीं है इन सारी चीजों को ठीक करने की। और अफीफा, हमने पहले भी इस बात के ऊपर बहुत सारी प्रोग्राम्स किए हुए हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आजकल ऑफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, आज नए इक्विपमेंट्स, नए जदीद चीज़ों के जरिए आप तमाम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तमाम इन गाड़ियों की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, इनकी स्पीड लिमिट को ट्रैक कर सकते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसे
आले फिट किए जा सकते हैं जिससे इनकी इनकी स्पीड को कम मेंटेनेंस किया को चेक जा किया जा सके। सकता है। आए दिन हमारे नजरों में बिल्कुल। वीडियोस आके जाती हैं, वीडियोस गुजरती हैं, छोटी गाड़ियां 140 में जा रही है, वो कोच उनको, वो मुसाफिर बस उसको 160 में क्रॉस करके चली जाती है। आखिर नेशनल हाईवे कहाँ पे मरी हुई है, कहाँ सो रही है? सर ये हादसे पे तो आपने जो है ना वो बहुत तफसील से रोशनी भी डाली, लोगों को आगाह करने की भी कोशिश की, उनको मशवरा भी दिया, लेकिन ये जो दहशतगर्दी की लहर जो है वो एकदम से मुल्क में दोबारा से फैल रही है, और हमारे ये दोनों सूबे KP के हो या बलूचिस्तान, ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ जिनको अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो अब बलूचिस्तान में आप क्या देखते हैं कि क्या दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए बलूचिस्तान में उस तरह से एक्टिवनेस कोई नज़र आ रही है, या वहाँ पे भी हम KPK के बाद किसी भी टाइम कोई इस तरह की कार्रवाई सुनने में आ सकती है? अगेन मेरे अवाम की कमबख्ती है ना, मेरे अवाम ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके लाती है जो इस्लामाबाद में मरकज में बैठ के अपने ही मामलात को देखते हैं। अवामी उस पब्लिक इंटरेस्ट के कौन से इश्यूज इन्होंने हाईलाइट किए हैं? मुझे 1 2 4 बंदों के अलावा कोई बंदा मुझे नजर नहीं आता है कि जो सेनेट में जाके बोले या कौमी असम्बली में जाके बात करे, बलूचिस्तान के जीनियर इश्यूज के ऊपर बात करे। देखिए, ये जैसे आपने कहा कि ये जो दहशतगर्दी की नई लहर आई है, ये एक बहुत, हमने पहले भी काफी प्रोग्रामों में इसको डिस्कस किया है कि ये बहुत ही एक खतरनाक लहर है। इसके ऊपर पूरे कौम को सर जोड़ के बैठना, इधर हमारी कौम, हमारे सियासतदान अपने पॉलिटिकल इश्यूज से ही बाहर नहीं आ रहे हैं। वहां पे आप देख रहे हैं कि KPK में हो चाहे पंजाब में हो, इस वक्त हुकूमतें गिराने का कोई तुक बनता था कि मुल्क सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, इकोनॉमी की आपकी ये हालत है, दहशतगर्दी आपके घर के दरवाजे को दस्तक दे रही है, ऑलमोस्ट घर में घुस गई है, और आप अभी तक सियासी 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 हमें इलेक्शन करा दें, हम असम्बली तोड़ देंगे, इसको गिरफ्तार कर लो, उसने मेरे खिलाफ दहशतगर्दी। आप हमारे सियासी लीडरान के बयानात को उठा के देख लें कि वो क्या कर रहे हैं। वो इस वक्त एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि जी आप हमारे लिए दहशतगर्द को हायर करके हमें मरवाना चाह रहे हैं, बजाय ये कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े। वो उनको अपने टूल के तौर पे एक दूसरे को इल्जाम लगा करके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहाँ बैठे हैं हम? ये किस 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 निजाम? सर उसका खमियाजा हम महंगाई की सूरत में भुगत तो रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को अकल नहीं आ रही। बस अब अकल, मैंने पहले भी आपको कहा है, आज फिर कहता हूं, अकल उस दिन आएगी जब आवाम को अकल आएगी, जब आवाम इनके काल पे नहीं निकलेगी, जब आवाम इनको गले से गिरेबान से निकाल के रोड पे खींच के लाएगी, उस दिन हमें अकल आएगी। हमें अब हुक्मरानों को ठीक करने की जरूरत नहीं है, हमें आवाम को ठीक करने के लिए ये प्रोग्राम मैं और आप काफी सालों से कर रहे हैं, जिससे आवाम को तो अवेयरनेस मिल ही रही है, और हमारा फोकस भी आवाम को अवेयर करना है। हुक्मरानों को ना हम ठीक कर सकते हैं। मैंने काफी मरतबा आपको कहा है कि इनके दिलों पे, सीनों पे मोहर लगे हुए हैं। इनको अपने इक्तिदार के अलावा, आज जो इक्तिदार में है उनको भी अपने इक्तिदार की पड़ी है, जो इक्तिदार से बाहर है उनको भी अपने इक्तिदार में आने की लत लगी हुई है। उसके अलावा अवामी मुफाद के लिए यहाँ पे कोई कुछ करने को तैयार नहीं। मरी साहब, एक चीज़ बताइएगा कि देखें, जो रिपोर्ट कटनी है, जो JIT बननी है, जो भी कुछ होना है, इसमें एक बहुत बड़ा जो लॉ जो है इम्प्लीमेंट करवाना है, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर एक पुलिस का भी होता है। ठीक है, एक दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, एक लापरवाही हो गई, और ये सानिया जो है वो हमारे पुलिस लाइन के अंदर पेश आ गया, तो क्या उस इदारे को, बहैसियत इदारा जो है वो, उसको इस सारी चीज़ को सीरियस लेके क्या अपने हकूक़ के लिए खुद लड़ना नहीं चाहिए? उनके लिए तो बहुत आसान है, अवाम के लिए मुश्किल होता है, लेकिन उनके लिए कंपैरेटिवली लड़ना बहुत आसान है। क्या हमारी पुलिस जो है इस वाक़ये के बाद कोई सबक सीखेगी? देखिए, हमारी पुलिस हो, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हमारी आर्मी, हमारी FCs मुख्तलिफ दोनों सूबों में, या सिंध पंजाब में रेंजर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी किसी भी दुनिया की किसी भी मॉडर्न फोर्स से कम नहीं है। ना वो जज्बा, अगर किसी चीज में हम ज्यादा हैं वो है जज्बा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइटिंग जज्बा लोगों में, एसार कुर्बानी, शहादत का जज्बा उससे सरशार है। सिर्फ उनको एक डायरेक्शंस की जरूरत है। देखिए, पुलिस खुद से कुछ इनिशिएट नहीं कर सकती है, पुलिस खुद से कोई ऑपरेशन नहीं कर सकती है जब तक ये जो हमारे मुल्क का पार्लियामेंट्री, सोकाल पार्लियामेंट्री निजाम है, इसने तमाम ही सिस्टम को मफलूज करके रखा हुआ है। अगर डायरेक्शन लीडरशिप की तरफ से नहीं आएगी तो ये फोर्स या ये जज्बा, ये अपनी जगह पे कायम तो है, लेकिन ये उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे। देखिए, मैं कोई दिफाई तज्जिया निगार नहीं हूं, ना कोई सिक्योरिटी एनालिस्ट हूं कि मुझे इस इंसिडेंट के बारे में एक्सपेक्ट पता चले कि कहाँ पे कोताही हुई है, कहाँ पे ज्यादा एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत थी। मैं ओवरऑल आपको एक
पिक्चर पेश कर रहा हूँ एक ब्रॉडर पैरामीटर में, कि जिसमें एक कौमी मुफाहमती एक पॉलिसी डिक्लेयर करनी चाहिए, चाहे वो दहशतगर्दी हो चाहे वो इकोनॉमी हो। देखें, इकोनॉमी सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का है आज। जो बेरोजगारी है वो भी दहशतगर्दी के साथ लिंक है, जो बदअमनी है, जो चोरी चकारी के वारदात होते हैं, या अगर आप ये बलूचिस्तान में इंसिडेंट उठा के देख लें, इस गाड़ी में इतलात के मुताबिक इसमें पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग भी हो रही थी। जहां मुसाफिर बैठे हैं वहां अगर पुल में पेट्रोल और डीजल पड़ा हुआ होगा तो वो तो एक चलता फिरता बम कहलाएगा ना। जहां भी वो टकराएगा वो इतना ही लोगों का जान का ज़िया होगा। ये तो एक मैदानी इलाके पहाड़ में हुआ है, ये अगर किसी शहरी इलाके में होता तो इसकी तबाही के असरात बहुत दूर तक जाते थे। तो इन सारी चीजों को सर जोड़कर बैठकर सीरियसनेस के साथ दिखा करके ये पॉलिसी मुरतब करनी पड़ेगी, तब जाके ये सारे मसलों का इशू का रिजोल्वेशन हो सकेगी। मैडम बिल्कुल नाजरीन, आपने अलाउद्दीन मरी साहब का जो है वो एनालिसिस सुना और उन्होंने बहुत सही बात की कि इस सब पे जो है हमारे ना सिर्फ हुक्मरानों को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए, बल्कि हमारी आवाम को भी बहुत कुछ सोचने की और बहुत ज़्यादा अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आवाम बेदार नहीं होगी, वो सही हुक्मरान नहीं चुनेगी, तब तक उसके हकूक़ के लिए कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। तो नाजरीन, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। बोस और चपरासी दोनों कानून के सामने आते ही डरते हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद साहब को बड़ा एक अलग तरीके से गिरफ्तार किया गया है। आमिर सईद राह साहब, उनके भी घर पे छापा मारा गया। परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि उनको अगवा किया गया। अफगानिस्तान ने बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है इस तमाम तर मामलात में जो पेशावर अटैक को उनके साथ जोड़ा जा रहा था। ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो गेट के ऊपर हाथ बांधे खड़े और मरियम साहिबा आती हैं और वो उनके कंधे पे हाथ रख के चली जाती है। हम कोई कुत्ते नहीं है। वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट अजीम बट एंड यू आर वाचिंग हालात हाज़िरा। नाज़रीन, मुल्क के अंदर इस वक्त बेचैनी की कैफियत जो है वो शुरू हो चुकी है, जहां पर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को या उनके सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके अंदर हमने देखा कि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद साहब को बड़ा एक अलग तरीके से गिरफ्तार किया गया है और अभी इल्ज़ामात जो है वो मज़ीद संगीन है उनके ऊपर। ये कहा जा रहा है कि उनसे शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, वो नशे की हालत में थे। दूसरा, उनके पास से जो है वो राइफल्स और मुख्तलिफ गने जो है वो भी बरामद हुई हैं। उसके ऊपर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ एक यूट्यूबर हैं, पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी काम करते रहे हैं, इमरान रियाज खान साहब, सपोर्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। फिर एक साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आमिर सईद राह साहब, एडवोकेट जो कि लीगल एडवाइज़र भी हैं मुस्लिम लीग काफ के, उनके भी घर पर छापा मारा गया। परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि उनको अगवा किया गया, वो गिरफ्तार है, उनके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इकोनॉमी हमारी ज़ीरो हो चुकी है और अमन और अमान की सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुकी है। जो पेशावर का वाक़या हुआ है उसके अंदर कुछ नए हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आए हैं। पुलिस का ये कहना है कि जिसने धमाका किया उसने भी जो है वो पुलिस की ड्रेस पहनी हुई थी। पुलिस की वर्दी पहन के एक शख्स जो है वो अंदर दाखिल हुआ है और उसके बाद उसने खुदकुश बमबार ने जो है वो अपने आप को फाड़ा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी लैप्स ज़रूर थी, पुलिस ने इसको तस्लीम किया और उनका ये कहना है कि पुलिस वालों ने, चूँकि वो पुलिस लाइन थी तो उन्होंने अपने पेटी बंद भाई समझ के जो है वो उसको जाने दिया, उसकी चेकिंग नहीं की गई है। यहाँ तक कि अभी जो नई तहकीकात आई हैं उसके मुताबिक ये कहना है कि अपने टारगेट का पता नहीं था कि उसने कहाँ पर जो है वो ब्लास्ट करना है। उसने रास्ते में जिस बाइक से वो आ रहा था उसने रास्ते में किसी रिक्शे वाले से ये पूछा कि मस्जिद कहाँ है पुलिस लाइन वाली, उन्होंने उसको बताया और फिर उसके बाद वो एक ड्रामा क्रिएट करते हुए अपनी बाइक को घसीटते हुए पुलिस लाइन तक आया और उसके बाद उसने पुलिस वालों से अंदर जाने की इजाज़त मांगी और लोग, उसने चूंकि वर्दी पहनी हुई थी तो उसको अंदर जाने दिया गया और उसके बाद उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। दूसरी बात जो कि ये कहा जा रहा था कि भाई जिस कदर शहादतें हो चुकी है और जिस लेवल के ऊपर ये धमाका हुआ है, ये मुमकिन नहीं लग रहा है कि ये कोई जो है वो सिर्फ खुदकुश बमबार हो, बल्कि बाद लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ये शायद ड्रोन हमला हो गया या कोई इस तरह के मामला है, बारूदी जो है वो मवाद था। तो पुलिस ने जो है वो केपी पुलिस ने इसको भी जो है वो निगेट किया। उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चूँकि जो मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर कोई पिलर्स मौजूद नहीं थे तो छत के ऊपर ही जो है वो दीवारें खड़ी हुई थी। तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ दीवारें सबसे पहले जो है वो क्रैक हुई और वो टूटी हैं, जिसके बाद छतें जो है वो नीचे आई, जिसकी वजह से ज़्यादा शहादतें हुई हैं। तो ये
ये एक ओवरऑल अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है पुलिस की जानिब से, और पुलिस का ये कहना है कि हर किसी को साइंसदान बनने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर जो है वो कह रहे हैं टारगेट के हम बिल्कुल करीब है कि किस तरीके से और किसने ये सारे मामला करवाया। लेकिन उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग बड़ा वसूख से ये कह रहे थे कि TTP ने ये कर दिया है, तरीके तालिबान एक्टिव हो गया है। तरीके तालिबान ने एक तो निगेट किया कि हमने ये नहीं किया है, दूसरा अफगानिस्तान के साथ ताने बाने जोड़े जा रहे थे इस तमाम मामलात के। अफगानिस्तान ने बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया। अमीर मुत्तकी जो उनके आई थिंक वजीर दाखिला हैं, उनकी वजारत को इंजॉय करें, चूँकि उनकी वजारतें भी थोड़ी डिफरेंट हैं, चूँकि वहाँ पर वो एक तालिबानी निज़ाम लेके चल रहे हैं, तो उनकी वजारतों का हमें थोड़ा सी मिसअंडरस्टैंड हो जाता है मामलात को। लेकिन अमीर मुत्तकी जो बड़े सीनियर रहनुमा हैं तालिबान के अफगानिस्तान के, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाई हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबानों में झांकें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा हम भाईचारे की बुनियाद के ऊपर अगर आपके साथ रवैया रख रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि आप भाईचारे की बुनियाद के ऊपर ही रवैया रखें, और कोई किसी किस्म के जो है ना वो हमारे ऊपर फजूल इल्ज़ामात लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अफगानिस्तान ने बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है इस तमाम तर मामलात में जो पेशावर अटैक को उनके साथ जोड़ा जा रहा था। तो ये ताने बाने कहाँ ख़त्म होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब KP पुलिस इसको किस तरह लेके जाती है और किस तरह से जो है वो इसको एंड पोजीशन तक लेके जाती है। लेकिन उसके साथ साथ अब पॉलिटिकल जो बात है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहिदा खान अब्बासी साहब ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया PMLN के, और बड़ी सख्त रद्द-ए-अमल उसके बाद देखने में आया कि वो उन्होंने कहा कि मैंने 3 साल पहले ही कह दिया था कि अगर मरियम नवाज उसको लीड करेंगी तो मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, चूँकि शाहिदा खान अब्बासी साहब का एक अपना पॉलिटिकल कदकाठ है और मुल्क के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, वो तो फिर उनका बनता नहीं है। इसी तरीके से हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ख्वाजा आसिफ हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों या दीगर जो सीनियर रहनुमा है परवेज़ रशीद साहब हों, इनका बनता भी नहीं है कि वो मरियम साहिबा के सामने जो है वो हाथ बांध के खड़े हों। और अभी हमने देखा कि एक वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो है वो गेट के ऊपर हाथ बांधे खड़े हैं और मरियम साहिबा आती हैं और वो उनके कंधे पे हाथ रख के चली जाती है। तो ये एक बहुत ही बुरा जेस्चर है कि मरियम नवाज साहिबा जो कि उनके बच्चों की उम्र की हैं, अब वो साद रफ़ीक साहब को जो है वो कंधे पे हाथ रख के थपथपाएंगी। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो हमने देखा कि परवेज़ रशीद ने जो है वो भी साथ ही बैठे हुए थे और राना सनाउल्लाह साहब भी एक अभी इजलास हो रहा है। लेकिन शाहिदा खान अब्बासी साहब के बाद जो बहुत बड़ा नाम सामने आया वो आया सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब का। उन्होंने एक तो सेनेट के अंदर बड़ी खुल के तनकीद की अपनी हुकूमत पे कि भाई ऐसी गालियों वाली हुकूमत आप कर क्यों रहे हैं कि छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने भट्टो साहब का रेफरेंस देते हुए एक बात कही जिसके अंदर वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि हम जो है वो पॉलिटिकल वर्कर हैं और अगर हम पॉलिटिकल वर्कर हैं तो फिर हम आपसे तनकीद भी आप पे करेंगे, आपकी बातों पर जो है वो उससे इख्तलाफ भी करेंगे, चूँकि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम कोई कुत्ते नहीं हैं। अगर आपको इख्तलाफ के बगैर लॉयल्टी वाली कोई शय चाहिए तो फिर कुत्ते पाल लें, लेकिन हम कुत्ते नहीं है। तो ये बात उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बड़ी वाज़िया की है भुट्टो साहब का रेफरेंस देके। उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब की भी ज़ुबान निकल आई कि ये क्या कह दिया है। तो बहरहाल अगर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब भी जो है वो इस तमाम मामलात में जो है वो सीधे हो जाते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि चौधरी निसार साहब ने भी इन्हीं बातों के ऊपर इख्तलाफ किया था, फिर शाहिदा खान अब्बासी हैं, अब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब हैं। तो अब ये देखना होगा कि सीनियर रहनुमा जो है वो इस पार्टी को आगे लेके चलते हैं या मरियम नवाज साहिबा की अना इस पार्टी को आगे लेके चलती है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो आइंदा जनरल इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून के सियासी तबूत में आखिरी कील ठोक देंगी और इनके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। तो अपनी अना को साइड पर रखना होगा मरियम साहिबा को अगर वो चाहती हैं कि मुस्लिम लीग नून का कोई मुस्तकबिल हो। अदरवाइज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो कि PTI वाले भी पढ़ते हैं, मेरा ख्याल है कि वो फिर अब हमें होता हुआ भी नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाकी इस तमाम तर मामलात में शेख रशीद साहब की जो मैंने सबसे पहले गुफ्तगू की थी उसमें मैं आपको आखिर में जो है वो दिफात बता देता हूँ कि किस दिफात के अंदर कितनी उनकी सज़ा है। शेख रशीद साहब के ऊपर 3 जो है वो बेसिकली मेन एलिगेशन जो है वो लगाए गए हैं, जिसके अंदर एक जो है वो काबिल ज़मानत है और 2 नाकाबिल ज़मानत जो है वो उनके ऊपर दिफात लगाई गई हैं। एक दफ़ा जो है वो दफ़ा 120 लगाई गई है जो कि नफ़रत अंगेज़ तकरीर की है। ये काबिल ज़मानत दफ़ा है जिसकी सज़ा जो है वो 6 माह की है, 6 महीने की सज़ा है। दूसरी उनके ऊपर जो है वो कैद और जुर्माने की है, दफ़ा 153 बगावत पर उकसाने की नाकाबिल ज़मानत दफ़ा है जिसकी सज़ा 5 साल है। उसके बाद इनके ऊपर एक और जो दफ़ा लगी है वो 505 की है, अवाम को इश्तियाल दिलाने की, और ये भी नाकाबिल ज़मानत दफ़ा है जिसकी सज़ा जो है वो 7 साल की है। तो ये दफ़ा जो है वो शेख रशीद साहब पर लगाई गई हैं। अलबत्ता शेख रशीद साहब उसके बाद जो है वो बड़ा बौखलाए हुए नज़र आए हैं। मुझे राना सनाउल्लाह साहब का एक ट्विटर का बयान याद आ गया, अभी उन्होंने रात को ट्वीट की
की थी कि बोस और चपरासी दोनों कानून के सामने आते ही जो है वो फिर डरते हैं और घबरा जाते हैं। तो शेख साहब ने भी आज जो है वो अदालत में पेश होकर कहा कि जिसने भी मुझे आज तक गिरफ्तार किया उसकी हुकूमत नहीं रही है और 15 फरवरी के बाद देखें क्या हो जाएगा। एक नई तारीख शेख रशीद साहब ने दी है। बहरहाल इसके साथ साथ इमरान रियाज साहब को जो है वो FIA ने गिरफ्तार किया है। वो शायद मुल्क से फरार होना चाहते थे। वैसे तो वो कहते हैं कि वो टक्कर के बंदे हैं, लेकिन ये है कि वो टक्कर के लोग जो हैं वो भाग रहे थे तो उनको पकड़ लिया गया है। बहरहाल ये मामला कहाँ जाके रुकते हैं, अदालतें इसके ऊपर क्या जो है वो रिएक्शन देती हैं, ये वक्त आएगा तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप कहाँ पे नासिर हो। मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आया हूँ तो जनाब पता चला मेरा नाम ब्लैक लिस्ट है, मुझे रोक लिया वहाँ पे उन्होंने। शेख साहब जो इतनी देर से बड़ी बातें कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं तो उनको जवाब देना है जाके। मैंने तो आज तक उनको किसी महफिल में ड्रिंक करते नहीं देखा। मुझे मार्शल लॉ की उम्मीद नजर नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महविश तबस्सुम। नाज़रीन, आज के दिन में दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई। एक तो मुबश्शिर साहब के हरदिल अजीज शेख रशीद साहब गिरफ्तार हुए और दूसरे सहाफ़ी इमरान रियाज जो कि बोल TV से भी वाबस्ता है, उनकी गिरफ्तारी सामने आई। सर, इमरान रियाज को साइबर क्राइम के तहत गिरफ्तार किया गया और उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो इदारों के खिलाफ हेट स्पीच कर रहे थे। क्या कहेंगे आप इस गिरफ्तारी पर? पहले तो इस पे बात करते हैं, फिर शेख साहब पे बात। देखिए, बात यह है कि मुझे ये पता चला क्योंकि इमरान के अपने फ़ोन से ट्वीट हुई थी सुबह को कि जिसमें बताया गया कि जी उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। उनको ये नहीं पता था किसने किया और फिर उनके किसी दोस्त ने या प्रोड्यूसर ने या कोई उनकी प्रोडक्शन टीम में कोई काम करते हैं, उन्होंने उनके पीछे जाके वीडियो बनाई और एक गेट के अंदर से उन्होंने दिखाया कि जी कौन सी गाड़ी है जिस पे वो लेके जाया गया और उनको ये बताया, और फिर जगह भी वो FIA की थी। फिर बाद में FIA वालों ने कहा कि साइबर क्राइम विंग के तहत हमने गिरफ्तार किया और वो यानी साइबर क्राइम विंग ने उनको गिरफ्तार किया और हेट स्पीच उनके ऊपर वो जो है इल्ज़ाम है। अच्छा, उनके ऊपर दो किस्म के इल्ज़ाम हैं। एक तो ये है कि जो उन्होंने खुद कहा वो जो कोटेड है उसमें, और एक वो जब मसलन रीट्वीट किया होगा शायद उन्होंने कोई किसी की स्पीच वगैरह या कुछ भी है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है कि रीट्वीट को तो कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए क्योंकि रीट्वीट एंडोर्समेंट नहीं होती। रीट्वीट बेसिकली एक होता है कि यार ये देखो ये क्या बात हो रही है, तुम्हारा को कमेंट है इस पर, तो मैं तो रीट्वीट को ऐसे लूँगा। मैं रीट्वीट को नहीं, मैं फेवरेट करने को, मैं लाइक करने को मैं एंडोर्समेंट समझ लूँगा और उसको तो नहीं। लेकिन अब बहरहाल अब कल जब वो अदालत में पेश होंगे तो फिर पता चलेगा एक्चुअल चार्जशीट उनके ऊपर क्या क्या लगाई है उन्होंने, और उसके बाद मैं फिर कुछ कह सकता हूँ कि नहीं जा सकते मुल्क से। जी, वो बाहर उन्होंने नहीं जा सक रहे। लेकिन अब देखें ना, ये एक गलत बात है कि एक बंदे का नाम ब्लैकलिस्ट में है, उसको एटलीस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से पहले इत्तला देनी चाहिए थी और कि जनाब आपका नाम ब्लैकलिस्ट पे है, अब आप प्लीज़ अपने आप को अवेलेबल रखें ताकि वो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगे कि वो इदारों से कहीं भाग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वैसे भी आप देखें कि ब्लैकलिस्ट मुझे समझ नहीं आता कि सीट तो उन्होंने किसी एयरलाइन से ली है, किसी ट्रैवल एजेंसी से ली होगी और उसी से बुक कराई, उसी से कंफर्म कराई। तो वो अगर FIA के रिकॉर्ड में ब्लैक लिस्टेड है तो जो भी हो FIA को चाहिए कि वो एयरलाइंस को भी शेयर कर लिया करे कि भाई तुमने भी इसको नहीं करना, ताकि एक पूरा जो एक आदमी एक तरद्दुद से गुजरता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और फिर कई बारी गलती से भी आ जाते हैं नाम, कई बारी सेम नाम भी हो जाते हैं, तो वो आदमी को पहले पता होता है ना, तो आदमी उसके ऊपर कोई भागदौड़ कर सकता है, आदमी उसके ऊपर कोई वो कर सकता है। तो वो तो मुझे समझ में नहीं आता ब्लैक लिस्ट में होना और किसी के इल्म में ना होना। और बाय द वे मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। अच्छा, तो अब अच्छा मेरे साथ उल्टा हुआ था, मेरा नाम ब्लैक, मैं बाहर चला गया हूँ, 10 दिन के बाद मैं आया हूँ, ये अभी की बात नहीं, मैं कई साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आया हूँ तो जनाब पता चला मेरा नाम ब्लैक लिस्ट है, मुझे रोक लिया वहाँ पे उन्होंने। तो मैंने कहा ब्लैक लिस्ट होने का मतलब है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, अब क्या प्रॉब्लम है और आपने पहले क्यों नहीं रोका? तो फिर वो पता किया, उन्होंने कहा कि जी वो हमारा
आप गए लाहौर एयरपोर्ट से तो आए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, यहाँ पे हमारी लिस्ट में ये है। तो मैंने कहा आप FI हैं तो आपकी लिस्ट तो पूरी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बहरहाल ये मुझे भी एक दफ़ा इस तरह से मसला हुआ था, लेकिन वो बचत हो गई, अल्लाह ने कर दी। देखते हैं अल्लाह। जी सर, शेख रशीद साहब की बात कर लेते हैं। जेल ससुराल हथकड़ी जेवर, ये शेख रशीद साहब कहा करते थे, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो वो काफी ज्यादा आग बबूला नजर आया। उनके कुछ क्लिप्स मंजर आम पर आए हैं जिसमें पता चल रहा है कि शेख साहब बड़े घबराए हुए हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, जेल होती है और शेख रशीद ने बड़ी कठिन जेलें भी काटी हुई हैं, तो उनको पता है कि जेल में क्या होता है। और जेल में ज़रूरी नहीं है, एक बात आपको बताऊं, कि कोई आपको हाथ लगाए या मार पीट हो। आपको अगर ये मेरा कमरा है, 70% में टाइम अपनी ज़िंदगी का इधर गुजारता हूँ। और लेकिन अगर आज आप मुझे ये कह दें कि जी इस कमरे में ही रहना है, 4 दिन आपने यहाँ से बाहर नहीं निकलना, हालांकि मेरी आसाइश की हर चीज़ है यहाँ पे, कि मेरा लैपटॉप है, मेरा टीवी है, मेरा इंटरनेट है, मेरा फ़ोन है, सब कुछ चल रहा है, ये वो किताबें हैं, लेकिन आदमी को तकलीफ होती है जब उसको एक जगह पे आप कहते हैं कि तुमने यहीं पे रहना। तो वो तो हाउस अरेस्ट भी हो तो आदमी कंफर्ट जोन में ज़रूर होता है, लेकिन अनकंफर्टेबल होता है। तो ये शेख साहब को प्रॉब्लम तो होनी, और शेख साहब जो इतनी देर से बड़ी बातें कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं तो उनको जवाब देना है जाके। और ऐसी तो नहीं इल्ज़ामात हर एक पे लगाए जा सकते और इतना खुलकर बातें की जा सकती। नॉर्म्स होते हैं हर चीज के। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद वो अल्कोहल बरामद हुई है एंड ऑल, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो कभी शराब नहीं पी थी। वो कहते हैं मैंने बहुत गुनाह किए हैं लेकिन मैं शराब नहीं पीता। नहीं, शराब तो वो चौधरी परवेज लाई का ड्राइवर भी नहीं पीता, लेकिन वो किसी के लिए उन्हीं के लिए लेके जा रहा था। तो अब यानी उस पर क्या कह सकते हैं, बरामद हुई है, किसी ने बरामद की है, ये तो बरामद करने वाला साबित भी तो करेगा ना कि ये पहले की पड़ी है। तो वो तो मैंने तो नहीं करनी वो साबित, तो मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जहाँ तक मेरा, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, 91 से मैं शेख साहब को जानता हूँ। अच्छा। तो मैंने तो आज तक उनको किसी महफिल में ड्रिंक करते नहीं देखा। तो यानी ये एक अचंभे की बात होगी, और वो बचकाना बात है कि आप जो है वो जब आप करते ही नहीं ऐसा काम तो आप वो लेके जा रहे हो उसको। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं ARY पे था और हमारे एक दोस्त की गाड़ी पकड़ी गई इस्लामाबाद नाके पे। हमारे ARY की दोस्त थे और उनकी गाड़ी से शराब बरामद हुई, जबकि वो साहब पीते नहीं थे। बाद में पता चला कि उनके अपने एक दोस्त ने किसी को कह के मंगवाई थी और उनके ड्राइवर को कहा था कि वहाँ से वो मेरा पैकेट पिक करके ले आओ। तो ना ड्राइवर को पता था ना गाड़ी के मालिक को पता था, लेकिन वहाँ से बरामदगी हो गई थी। तो ऐसा भी हो सकता है। सर, आप पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आएंगे, लेकिन मरियम नवाज कहती हैं कि वो चंद हफ्तों में वतन वापस आ रहे हैं। तो अब ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ी है कि वो फटाफट वापस आ रहे हैं? देखिए, चंद हफ्तों का मतलब ये तो नहीं है ना कि 3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में। वो तो 14 हफ्ते भी चंद हफ्ते होते हैं और 18 हफ्ते भी चंद हफ्ते होते हैं। अब ये तो मरियम भी बता सकती हैं कि उनके लिए वो कितने हफ्तों के ऊपर मुकीद कर रही हैं। लेकिन अगर तो मेरा ख्याल है कि जनरल इलेक्शन का माहौल बन रहा हुआ और जनरल इलेक्शन हो रहे हुए तो फिर तो वो आ जाएंगे। यानी मैं आपको पहले दिन से ये नहीं कह रहा कि वो नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ जब तक जनरल इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तब तक वो नहीं आएंगे। सो अब मरियम नवाज ने कहा है कि चंद हफ्तों में, तो हो सकता है अपने ये साथियों को, कारकुनान को, आप समझें एक एनर्जी बूस्टर उन्होंने दिया या उस तरह की कोई चीज़ है, या चंद हफ्ते उनके लिए, को 12 हफ्ते हैं, 14 हफ्ते हैं, तो 4-1 महीने हो जाए। इट कैन बी एनी वन ऑफ दोस टू थिंग्स। लेकिन अगले 2-3 हफ्ते में तो नहीं आ रहे ना वो। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ममनुआ फंडिंग केस है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है। सर, ममनुआ फंडिंग केस, टायरन वाइट का केस, तोशा खाना, सारे जो केसेस हैं खान साहब के, वो फंस गए हैं। मतलब खान साहब को कहीं भी चैन नहीं मिल रहा, कहीं सुकून नहीं मिल रहा। ये मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि खान साहब को अब तकलीफ होगी और उनको वो रेस्पाइट नहीं मिलेगी कोर्ट से जिसको वो उम्मीद कर रहे थे। अच्छा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
कि देखें अदालतों का एक मूड होता है, जब आप अदालत को ये लगे कि आप उसको मिसलीड कर रहे हैं और आप उसको हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं ट्रायल के अंदर, कि आप कह रहे हैं मेरी तबीयत खराब है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं और आपका खुद आप हर जगह पे नजर आ रहे हैं, हर रोज नजर आ रहे हैं और आपकी सेहत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं है, तो फिर जो है ना अदालतें उसके ऊपर खफगी का भी इजहार करती हैं। और जब अदालतें खफा होती हैं तो जो साहिल होता है उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। हम लोगों ने भी ये प्रॉब्लम फेस की हैं। तो मैं उस बेस पे कह रहा था कि इमरान खान को आने वाले दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी और आप देखें कि अब वो हर जगह पे उनके लिए ब्लॉक्स हो रहे हैं और उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अच्छा, ये क्या बात है माविश कि मैं जब भी इमरान का नाम लेता हूँ पीछे आपकी बेटी बोलना शुरू हो जाती है। लगता है कि वो आपकी बात पे प्रोटेस्ट, सर वो शायद आपकी बात पे प्रोटेस्ट करती है। हो सकता है। आइए 6 महीने की अकल वाले ही इमरान को फॉलो कर सकते हैं। सर कभी ये खबर आती है कि आईएमएफ ने तहरीक इंसाफ के मुआहिदे पर दस्तखत की शर्त रख दी है और कभी ये बात आती है कि ब्यूरोक्रेट्स की जो लिस्ट है ब्यूरोक्रेट्स की वो मांगी है। सर ये आईएमएफ आखिर चाहता क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट मांगी होगी, लेकिन शर्त जो है वो तहरीक इंसाफ की, इसलिए देखें तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बहुत एक पॉपुलर पार्टी है और वो किसी को शक नहीं है कि अगला इलेक्शन जो है उसमें उनका पलड़ा भारी है। अभी तक आज की तारीख तक कभी इलेक्शन होते हैं आज के दिन तो तहरीक इंसाफ को रोकना मुश्किल होगा। तो इस हाल में तो आईएमएफ ये चाहता है ये ना हो कि तहरीक इंसाफ अगर 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद इलेक्शन के बाद वापस आती हो कहती है हमने तो ये मुआहिदा ही नहीं किया, तो हमारे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने नहीं इस पर अमल करना अपनी पॉलिटिकल विल बनाने के लिए या पॉलिटिकल गुडविल बनाने के लिए। तो वो ये तो चाहेंगे कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सिग्नेटरी हो ताकि सब पूरा मुल्क जो है ना वो यानी एक किस्म का आप समझें जवाबदेह हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ 2 दफ़ा पहले कर चुकी है। आईएमएफ से साइन करके उन्होंने उसका उलट किया, उन्होंने आईएमएफ को कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, पैसे ले लिए और पेट्रोल की कीमत कम कर दी। उन्होंने आईएमएफ को कहा हम ये कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने उसका उलट कर दिया तो अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए। तो वो जो एक्सपीरियंस है आईएमएफ का पाकिस्तान के साथ वो बड़ा ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है। उसकी वजह से अब वो पुंक का कदम रखेंगे। तो अगर उन्होंने ये शर्त रखी है तो इस पर कोई अचंभे की बात नहीं है। आपने फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर को खत लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सियासत में मुदाखलत कर रही है और शिबली फराज ने ये खत जो है वो पहुंचाया है। सर खान साहब क्या करने जा रहे हैं? तो अगर तो कर रही है मुदाखलत तो वो कर रही है ना जो खान साहब कहते रहे हैं 6 महीने तो इस कौम का वो दिमाग खाते रहे कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हो। न्यूट्रल तो जानवर होता है, कोई एक साइड ले। हमारे फिर कहते थे हमारे नबी करीम का नबी पाक का ये हुक्म है कि जी आपने चुप नहीं बैठना, आपने हक का साथ देना, सच का साथ देना। तो फर्ज करें वो कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन फर्ज करें वो ये कर रहे हैं तो अब खान को तकलीफ किस बात की है? ये तो वो 6 महीने से कह रहा था, 8 महीने से। उसको तो बल्कि शाबाश देनी चाहिए कि हाँ ठीक है अब तुम न्यूट्रल नहीं रहो, हाँ ठीक है अब तुम जानवर नहीं हो, हाँ ठीक है अब तुम ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं हो। तो पहले ये फैसला कर ले कि क्या सिर्फ इमरान खान की मदद करना एस्टेब्लिशमेंट का फर्ज है कि क्या चाहता है। यानी एक बीमार जहन की भी कोई हद होती है ना, कोई लिमिट होनी चाहिए। आप खुद मुझे इसका जवाब दे दें। आप इतना उनके लिए मेरे से आप आर्ग्यू करती हैं कि 7 महीने वो यही कहते रहे हैं ना कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल जानवर होता है। अब वो कह रहे हैं कि ये साइड ले रहे हैं, तो गिला किस बात का? सर वो चाहते हैं उनकी साइड लें। हाँ बस, तो फिर ये तो नहीं होगा। सर फरवरी के महीने को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है? मार्शल लॉ लगने जा रहा है क्या? मार्शल लॉ तो नहीं लग सकता, लेकिन मार्शल लॉ तो मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल पॉलिटिकल लोग जो हैं ये बिल्कुल ही वो जैसे कहते हैं ना रिंग में तौलिया फेंक के, वो जो बॉक्सर्स के मैनेजर्स होते हैं तौलिया फेंक देते हैं कि जी अब लड़ाई रोक दो, तो ये बिल्कुल ही तौलिया फेंक के अपनी सियासत रोक दें। क्योंकि जब तक ये टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक ये मुआशी इस्तेहकाम की तरफ नहीं आएंगे, ये मुल्क अब चल नहीं सकता। ये मुल्क अब
महीनों की बात नहीं है, अब ये हफ्तों की बात है। और ये वो मरियम साहिबा वाले हफ्ते नहीं है, ये मेरे वाले हफ्ते हैं जो कम है, तादाद में कम है कि इतने हफ्ते नहीं चल सकता ये मुल्क, खुदा न खास्ता। अगर इन्होंने आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुननी, इकनॉमिक इमरजेंसी नहीं लगानी, एक इकनॉमिक बिजनेस प्लान नहीं बनाना, और ये फैसले नहीं करने कि जिस मर्जी की हुकूमत हो वो इकनॉमिक पॉलिसी जो है, जॉइंट पॉलिसी जो है, वो फॉलो होती रहेगी और परसू होती रहेगी, कता नज़र इसके कि जिसकी मर्जी हुकूमत हो। अगर तो इन्हें ऐसे ना किया तो फिर 24 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल को आग के कुएं में तो नहीं धकेला जा सकता, फिर तो कुछ भी होगा, फिर तो इट इज़ एनीबडीज गेस। लेकिन फिलहाल मुझे मार्शल लॉ की उम्मीद नजर नहीं आई। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह। इसको जमीन के अंदर गाड़ के ना इसको कैंकरे मारिए। संसार कम अज कम किया जाए। ਤੇ ਬਸ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ये बेड़ा गर्क बुशरा बीबी ने किया। अगर नहीं समझ आती किसी चीज़ की तो वो अपने मोकड़ों से पूछते हैं कि ये काम मैं करने लगी हूँ, ठीक है मानते नहीं, सब गैरत आदमी है। बेटी है तेरी मां नहीं यार, क्या लोग किसी की बेटी को कहते हैं हमारी बेटी है यार। जज बदलने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि बेटी तो बेटी रहेगी। जो पीर होता है ना, दरवेश होता है, उनको शादी की लालच नहीं होती। ये पीर नहीं पूरनी नहीं फराजन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जनरल आब्दी। नाज़रीन, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पर हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत एक केस लॉन्च हो गया है, जिसकी बेस पर अब ये सवाल उठाया जाएगा कि क्या सज़ा मिल सकती है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को, क्योंकि इद्दत के दौरान निकाह करवाया है इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के साथ। इसके साथ साथ जनाब टेरियन वाइट वाला जो केस है उसमें इमरान खान साहब टाल मटोल से काम ले रहे हैं, हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे, जबकि ये कह रहे हैं कि जज साहिब को तब्दील किया जाए। आबद शेर अली साहब का कहना है कि इमरान खान साहब कन्फर्म नाअहल हो जाएंगे इस मामले में। लोगों से चल के पूछते हैं उनकी क्या राय है। आए जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा पर एक FIR होगी है हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत, जो उन्होंने निकाह छुपाया था इतनी देर, क्या ख्याल है, क्या सज़ा हो सकती है? सजा इनको ये होनी चाहिए भाईजान, हाँ मैं मुसलमान, हमारा इस्लाम ईमान है, और ये आदमी जो है ना इसको ज़मीन के अंदर गाड़ा जाए। इमरान खान को? हाँ, इमरान खान को इसको गाड़ा जाए और इसको छोटी छोटी कैंकरे मारें, इनको संसार किया जाए। कोले तो सस्ते हैं और जूते भी सस्ते ही हैं, इसको ज़मीन के अंदर गाड़ के ना इसको कैंकरे मारी जाए। तो मर्द का तो कोई इद्दत का मसला नहीं होता, औरत का तो होता है ना, औरत का होता तो है। औरत ने इद्दत पूरी नहीं की, ये फिर हमें नहीं पता। इनको असल तो हक तो यही है कि संसार किया जाए और सब लोगों को पता चले, और मेरे ख्याल लाखों लोग इससे बचेंगे जो अगर ऐसे अंदर खाते काम ख़त्म हो गया तो ख़त्म। प्यारे भाई, वो सज़ा तो शरी होनी चाहिए, ठीक है, शरी अदालतें भी हैं हमारी और इस्लामी मुल्क है। और पहले तो आप ये कंफर्म करें कि इमरान खान मुसलमान है भी कि नहीं, ठीक है ना, दीन का उससे कुछ इल्म है या नहीं है, इस चीज़ पे हम सवाल नहीं ना उठा। हाँ, तो फिर ये है कि फिर ये उससे सज़ा होनी चाहिए। मुख्तसर जवाब यही है कि इस पे शरी हुदूद लगनी चाहिए। क्या सज़ा हो सकती है? मेरा ख्याल है संसार कम अज कम किया जाए इन दोनों को। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ ਕੰਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ। अच्छा, नहीं तो मुझे ये बताएं कि उन पर जो है वो FIR एक दर्ज होगी है हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत, तो आप क्या ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਰਵਾ क्या करें? अंदर करवा के जूते मारे किसको? इमरान खान ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। हाँ, तो इस तरह की उन्होंने हरकत क्यों की? उन्हें नहीं पता था कि इद्दत के दौरान निकाह नहीं होता? ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਸ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ। वो उसका चलती है, सिक्का चलता है। आपने और हम लोगों ने कहा तब्दीली आनी चाहिए, वो आ गई है। बुशरा बीबी साहिबा 2 दफ़ा उन्होंने झूठ बोला है। एक दफ़ा तो उन्होंने मुफ्ती साहब को कहा कि मेरी इद्दत पूरी है, और उन्होंने कहा मेरा मतलब पूरे मैं लवाजमात करती हूँ। दूसरी दफ़ा जब नदीम मलिक साहब ने उनसे प्रोग्राम में पूछा था तब भी उन्होंने कहा था कि 7 माह बाद मेरा दूसरा निकाह हुआ है। इस कदर झूठ क्यों बोले उन्होंने? झूठ बोला भाई, ये सब ये झूठे हैं, इसीलिए तो ये महंगाई है। ये बेड़ा गर्क बुशरा बीबी ने किया। जो पीर होता है ना, दरवेश होता है, उनको शादी की लालच नहीं होती। अच्छा, और इसने दूसरी शादी की, इसको ये दरवेश नहीं है, ये पीर नहीं पूरनी नहीं फराजन है। नहीं तो आप इसका बुशरा गोगी को भगाया नहीं, इसी ने भगाया, ये इसकी साथी है फरा गोगी नहीं, जो वो जो कुत्ता के साथ तस्वीर, 2 करोड़ का बैग। और यार इधर मजदूर आदमी की रोटी नहीं पूरी हो रही, खुदा का खौफ खाएं यार। हैं, जहाज़ में जा रही है, कल ये गलियों में फिर रही है,
हैं परसों जहाज़ में यार, ये कोई बात? उन्हें खुद चाहिए, वो खुद साहिब इल्म है और ये दीन को इस्लाम को समझती हैं, और उनके पास तो सुना है मौकलात भी हैं। चलो उन्हें अगर नहीं समझ आती किसी चीज़ की तो वो अपने मौकलों से पूछ लें कि ये काम मैं करने लगी हूँ ठीक है या नहीं ये है। तो हर बंदे को पता होता है ना कि मेरी बाकी निकाह को बच्चे को पता होता है कि इद्दत में एज ए मुसलमान इद्दत में निकाह नहीं होता। झूठ उसने अपने फायदे के लिए बोला रहा सारा कुछ जो भी है। वो पीरनी को उसने निकाह कराना था, हुकूमत बनानी थी, ये पूरी मास्टर प्लानिंग चल रही है। अच्छा मुझे ये बता दें कि ये टेरियन वाइट वाला जो केस है, ठीक है, नाजायज़ बेटी वाला जो मुबैना केस है इमरान खान साहब पर, उस पे इमरान खान साहब हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जज बदलें। जी, वो जज बदलने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वो बेटी तो बेटी रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि फ्रांस में शायद इनका केस चला था, यूएसए में, शायद अमेरिका में, तो उसकी वो जो अदालत है उसने तो इसकी बेटी को वो बेटी करार दिया हुआ है इनको, क्योंकि ये तुम्हारी बेटी है, और उनको वो वहाँ पे इनके पास विद प्रूफ भी है। मेरा ख्याल जिसने केस किया उसके पास भी ये प्रूफ है। गार्डियनशिप खुद इन्होंने दी, ली हुई है, और गार्डियनशिप आजकल वो उसकी सिस्टर के पास थी, शायद उसकी खाला के पास थी, उसके बाद फिर इन्होंने आ गई हुई है, जमैमा के पास आ गई हुई। जज तो इन्हें कहता हराम दे काम करो। अच्छा, ये जज ने तो नहीं मशवरा दिया कैसे काम करें? हाँ जी, जज ने तो थोड़ा मशवरा तो उन्हें तो जरा हक नहीं आते फैसले करने ही, और हराम दे लाल दे फैसले तो नहीं ना करते। मानते नहीं, ये सब बगैरत आदमी है। बेटी है तेरी मां नहीं यार, क्या लोग किसी की बेटी को कहते हैं हमारी बेटी है यार? हम कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान की बेटी। वो कहते हैं जज तब्दील करें, हाँ या ना में जवाब नहीं देते कि मेरी बेटी है या नहीं। जवाब कैसे देगा? झूठा है, अदलिया को गलत कह रहा है, खुद अपने आप झूठा है। हमारी अदलिया को गलत कहने वाला काफिर है ये। इनको तो यही है ना, अब उस बात को सेव करना है कि वो जैसे भी झूठ बोले सच बोले वो सेव कर रहे हैं। ऐसे सेव हो जाएंगे? उनका मानना तो पड़ेगा। नहीं, सिक्का चलता वो हो जाएंगे, लेकिन गलत है टोटल। नहीं, सिक्का कब तक? जब तक अल्लाह की लाठी चल रही है, जब तक हम लोग खुद नहीं सही होते। जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। कह रहे हैं कि इस केस की बेस पे ये नायल हो सकते हैं जो इनकी बेटी है, तो आप हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन करें तो फिर ही है ना। हम लोग साथ देते हैं उनका, तो अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी पैदा करे। परसेंट हो जाएंगे अगर कोई सही जज जिसका फैसला करे तो, क्योंकि अदालतें उसको बैक डोर से रिलीफ दे रही हैं। इमरान खान साहब हाँ या ना में जवाब क्यों नहीं देते कि मेरी बेटी है? कोई जवाब हो तो देना, ना वो हाँ कर सकता है ना वो ना कर सकता है, क्योंकि नहीं ना है जवाब? करेगा तो सारा यूरोप उसके खिलाफ होगा, अगर हाँ करेगा तो इधर पाकिस्तान खिलाफ होगा उसके। नहीं, माइनस तो ये हो चुके हैं, ठीक है ना। माइनस तो ये अपनी हरकतों से, इनकी जो मामला है हरकतें हैं उनकी वजह से माइनस तो ये हो चुका है। जितना दिन आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब नैल हो सकते हैं टेरियन वाइट के केस में, और इसके साथ साथ जो हुदूद ऑर्डिनेंस की FIR इन पे दर्ज हुई है उसकी मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है? बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब ने कौम से जो झूठ बोला है उस पर उन्हें क्या सज़ा हो सकती है? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी TV। बस अल्हम्दुलिल्लाह खर्चे से बच जाते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर है, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया हरामखोर है। यूनिवर्सिटी में भी प्यारे प्यारे लोग आपको शहरी बुलाते हैं। जी जी, आप भी बुला सकती हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आज स्पेशल पहनना है, इनको देखे खराब करना है मैंने। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये तो आप मेरी मीठी मीठी बेइज्जती कर रही हैं। समझ रहे हो ना? उनके चेहरे पे इतना नूर नहीं होता जितना फाउंडेशन से नूर आ जाता है। गजब बेइज्जती है। उनका मुंह नहीं होता जितने का मेकअप रखा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं इस टाइम बागी TV। हमारे साथ एक लड़के हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुज़ैफा नाम। हुज़ैफा, क्या करते हैं? मैं CS कर रहा हूँ। कैसे जा रहे हैं? अभी तक तो ठीक जा रहा है, फाइनल्स के बाद पता चलेगा कैसे जा रहा है। आपकी गर्लफ्रेंड है हुज़ैफा? नहीं यार, अभी तक तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल है। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहे हैं इस बात? इस मामले में बस अल्हम्दुलिल्लाह खर्चे से बच जाते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। खर्चे से बच जाते हैं। अच्छा हुज़ैफा, मुझे एक बात बताएं कि आपको कुछ आइडिया है लड़कियों के बैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? लड़कियों के बैग में सबसे पहले तो मेकअप का सामान होता है, और परफ्यूम तो होता ही होता है ना, जो समझ लो। मेकअप का सामान होता है, वो जो क्रीम श्रीम होती हैं वो लेके आती है, पता नहीं क्या क्या लेके आती हैं, फेस वॉश लेके आती हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेके आती हैं। हमें क्या, हम तो सुबह बस एक मुंह धोना होता है, बाल बना के आ जाते हैं। अब तो वो उनसे पता चलेगा उनके पास क्या क्या है। आपका मैंने देखा था इतना बड़ा बैग था, उसमें आपने क्या रखा हुआ था? यार मेरे पास तो नहीं है बैग, कुछ भी नहीं है मेरे पास तो।
कुछ भी नहीं लेके आते, अब खाली हाथ आ जाते हैं। बस हाथ में बॉल पॉइंट होती है। बॉल पॉइंट और पेन, कॉपी। हाँ, बॉल पॉइंट, रजिस्टर, बस है। अब्दुल्ला है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो अब्दुल्ला? छोटे से बच्चे लग रहे आई एम गुड, ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। अब्दुल्ला क्या करते हैं, कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। अच्छा, पढ़ाकू हैं या बस फिरने वाले हैं? नहीं नहीं, पढ़ते हैं टाइम मैनेज, लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें आपको एक्सप्लोर भी करना चाहिए और स्टडी साथ साथ। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि कोई भी 3 कंट्रीज़ के नाम बताएं और साथ में उनके नेशनल एनिमल्स के नाम बताएं। फर्स्टली पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखूर है, और उसके बाद हमारा हमसाया मुल्क इंडिया हरामखोर है। वाह क्या सीन है। और तीसरा तीसरा नहीं आता। अच्छा, और मुझे बताएं कि हमारा जो क्वेश्चन है, लड़कियों के बैग में मोस्टली क्या चीज़ें होती हैं? लड़कियों के बैग में डिपेंड करता है। अब फर्स्टली कैश, मे बी कॉम्ब, और मेकअप ऑप्शनल है। जो मतलब अगर हिजाब वेयर करके आए सो दे डोंट यूज़ मेकअप, और मे बी पेपर स्प्रे फॉर सिक्योरिटी रीजन। क्या नाम है आपके? जुनैद। आपका? शहरी। ये निकनेम है या फिर और लोग बुलाते हैं ना, ये कौन बुलाता है आपको प्यार से? जो प्यार करते हैं। रुको जरा, सबर करो। प्यारे प्यारे लोग बुलाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी प्यारे प्यारे लोग आपको शहरी बुलाते हैं। जी जी, आप भी बुला सकती हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अच्छा, आप इतना तैयार क्यों के आए हैं? कोट शॉर्ट पहना? नेशन थी ना। कैसी भी है? बस ठीक ही हो गई है। जुबानी पड़ी है या ऊपर से देख के बस चिपका दिया? देख लो कि कर लिया, पता नहीं, याद ही नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा बैग लेके आए हैं, क्या रखा हुआ है बैग में? बैग में कुछ नहीं है, लड़कियों वाला सामान नहीं है इसमें। लड़कियों वाला नहीं है? अच्छा, लड़कियों के बैग में क्या सामान होता है? अब मेकअप का सामान होता है, कोई लिपस्टिक वगैरह, टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह होगी बस। और उनके पास क्लास में कोई टेस्ट वगैरह हो तो वो 7 बजे से पेन लेके करती हैं, तो उनके बैग में क्या होता है? अच्छा, आपके पास पेन होता है जब? 2 हैं। अच्छा, वो आप लड़कियों को दे देते होंगे जब मांगते हो? हेल्प करनी पड़ती है ना उनकी, इंसानियत। तो मैं मांगता, मुझे नहीं देता। अच्छा, लड़कियों को दे देता है, आपको नहीं देता? हाँ जी, ऐसे ही देख लें। वो एक्चुअली है स्पेशल लड़कियों के लिए ना, स्पेशल पेन है, इनको देके खराब करना मैंने। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा, लड़कियों के बैग में तो मेकअप वगैरह होता है, लड़कों के बैग में क्या चीज़ होती है? इतना पढ़ाई की चीज़ें होती है सारी। ऐसा नहीं हो सकता। इतने आप बड़ा आपको लग नहीं रहे हैं। चादर क्यों रखी हुई है बीच में? ये बाइक पे आते हैं, किसी दोस्त को देनी पड़ जाती है, उसके लिए भी लाते हैं। लड़की के लिए लेके आए हैं? नहीं, लड़के के लिए साथ ये देखें अपना पेपर वगैरह ही है। अच्छा, चलें ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं, लड़कियों के बैग में क्या चीज़ें होती हैं? मैं जो भाई ने बता दिया सेम ही चीज़। इसके अलावा कोई आइडिया नहीं, इतना लड़कियों में गौर नहीं किया उसके बैग। अभी लड़की का बैग नहीं खोला ना, हिम्मत नहीं हुई? नहीं होती ना, बाद में फिर काम खराब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अंश अमीन। अंश क्या करते हैं आप? मैं BScs कर रहा हूँ यूसुफी से। BScs करे, कौन सा सेमेस्टर है? 5th सेमेस्टर है मेरा। कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है, बस चल ही रहा है सीन। अच्छा, पाकिस्तानी आप? हाँ, पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, नेशनल एंथम आता है आपको? नेशनल एंथम थोड़ा बहुत आता ही है, बस गुजारे। थोड़ा बहुत? पाकिस्तानी आप आना चाहिए आपको। आता है बस, मतलब प्रॉपर नहीं आता, बस कोई पढ़ रहा हो तो साथ साथ पढ़ लेते हैं। अच्छा, सुना सकते हैं? हाँ, ट्राई कर सकता हूँ, सुना तो नहीं सकता। पाक सर जमीन शाद बाग, ऐसे पूरे फ्लो में सुनाए। पाक सर जमीन, पाक सर जमीन शाद बाग बाग। अरे कहना क्या चाहते हो? इससे आगे नहीं आता। कीश्वरे हसीन शाद बाग, तू निशाने, बस खत्म। अल्लाह, मुझे तो लग रहा है पाकिस्तानी नहीं है, आपको नेशनल एंथम भी नहीं आता। अच्छा, चलो मुझे बताएं, लड़कियों के बैग में क्या चीज़ें होती हैं? कभी किसी का बैग खोला है? कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ लड़कियों का बैग खोलने, क्योंकि लड़की मिली नहीं मुझे।
अच्छा। सेमेस्टर हो गए हैं, ऐसे सिंगल लाइफ ही गुजार रहे हैं यूनिवर्सिटी में। अच्छा, थोड़ा सा कोई आइडिया होगा कि क्या चीज़ें होती हैं लड़कियों के बैग्स में? मुझे तो लगता है लड़कियों के बैग में मेकअप का सामान ही होता है अक्सर, यहाँ कोई वाइटनिंग क्रीम होगी या कोई इस तरह की चीज़ें। वाइटनिंग क्रीम? हाँ, तो यहाँ इस तरह की चीज़ें ही होंगी लड़कियों के बैग में, और क्या होगा, यहाँ कोई फेस वॉश वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें होंगी। परफ्यूम्स वगैरह? हाँ, परफ्यूम। कॉम भी होती है? हाँ, कॉम भी। नेल पेंट भी होता है? अब आपको ही पता है क्या होता है। आपका बैग होगा तो आपको पता होगा क्या होता है, मैंने कभी खोला ही नहीं लड़कियों का बैग। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे आपने बहुत ही गंदा नेशनल एंथम सुनाया है, और देख लें आप इसको याद कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है? ये तो आप मेरी मीठी मीठी बेइज्जती कर रही हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। 4 स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? अच्छा, क्या करते हैं आप चारों? स्टूडेंट है लेकिन करते कुछ भी नहीं होता। करते कुछ भी नहीं है? अच्छा, और इतना तैयार क्यों किया है यहाँ? प्रेजेंटेशन थी तो उसे बर्बाद करने आए थे आज। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, बर्बाद हो गई? कर लिया। अच्छा, और आप चारों फ्रेंड्स हैं? नहीं, ये एक गर्लफ्रेंड है हमारी। Wait a minute. Who are you? कुछ आइडिया है लड़कियों के बैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वैसे तो हम इतना कि लड़की के करीब गए नहीं हैं, लेकिन सीएस के स्टूडेंट है ना, सीएस के स्टूडेंट्स के पास लड़कियां अवेल नहीं होती। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मोस्टली ऐसा होता है, लड़के तो अपनी गर्लफ्रेंड्स के बैग लेके वॉशरूम के बाहर खड़े होते हैं, वो खुद वॉशरूम में क्या क्या होता है लड़कियों के बैग में? लिपस्टिक मैं कह सकता हूँ होगी, और फेस पाउडर लाजमी होगा क्योंकि उन्होंने बाद में वॉशरूम जाके मुंह धोना होता है, फिर फेस पाउडर लगा के बाहर आना होता है। हर लेक्चर के बाद ये भी लिखने वाली बात है कि हर लेक्चर के बाद जाती हैं वॉशरूम, फेस पाउडर लगाती हैं और फिर बाहर आ जाती हैं। अच्छा, और इसके अलावा? पेंसिल वगैरह जो होगी वो मोस्ट ज़्यादा यूज़ करती है, हमसे ज़्यादा उनके पास होती है क्योंकि वो पढ़ने वाली होती है, हमारे पास तो नहीं होती ऐसी चीज़ें। अच्छा, नेल पॉलिश होगी एक तो, ये तो कम यूज़ करती हैं। आईलाइनर, ये चीज़ होती है। उनके पास फाउंडेशन बहुत अच्छे होते हैं, उनके चेहरे पे इतना नूर नहीं होता जितना फाउंडेशन से नूर आ जाता है, फिर वो कुछ ऐसे लगता है, वो कहते हैं सफ़ेद गाड़ियों के टायर काले होते हैं। गजब बेइज्जती है। तो चेहरे का कुछ और कलर, पाँव का कुछ और कलर हुआ होता है फाउंडेशन यूज़ करके, तो यही फाउंडेशन वगैरह हो गया, लिपस्टिक्स वगैरह, यही चीज़ यूज़ करती हैं। इतने का उनका मुँह नहीं होता जितने का मेकअप रखा होता है। ये हमारे साथ 4 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बड़े फ़नी आंसर्स किए हैं, और लड़कों से हमने भी पूछा है कि उनके बैग में क्या होता है, और उनसे पूछा है कि लड़कियों के बैग में क्या होता है। लड़कियों के बैग में जो भी चीज़ें होती हैं उन्होंने फ़नी वे में उसको एक्सप्लेन किया, अपना उन्होंने थोड़ा सा पॉजिटिव वे में रखा कि नहीं हमारे पास तो बस पढ़ने की किताबें होती हैं। आप भी अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जस्ट हिट द लाइक बटन, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।